दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको ये विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, ये घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना ओडिशा की आज तक की सबसे भयानक और सबसे खौफनाक घटना थी। तो आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। कहानी है ओडिशा की। ओडिशा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके के एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और दोस्तों, इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था। और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसने पूरे ओडिशा को झकझोर दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में बड़े आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था। और दोस्तों, ये इस घर में सिर्फ दोनों ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वह अमेरिका चला गया, और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी ही रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल की थी और उनकी पत्नी लगभग 60 से 65 साल की थी। और दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उनके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का सबसे अजीब किस्म का आदमी था। और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके यह बात साबित भी कर दी थी। और दोस्तों, उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। और दोस्तों, एक और अजीब बात यह थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और वह सुबह के 3 बजे जग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे उस घर में कोई नहीं हो। और जब कोई उनके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर देता, गाड़ी खड़ी कर देता, तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। इसके साथ जब कोई पास में बने मंदिर में भी घंटी बजाता, तब भी उसको बड़ा गुस्सा आता था। और दोस्तों, अक्सर इनके घर में इन दोनों मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इनके अकेलों की घर गृहस्थी चल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और WHO संगठन में बतौर सलाहकार के रूप में भी सोमनाथ ने काम किया था। और दोस्तों, सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था, लेकिन सोमनाथ के दोनों बच्चों की कभी भी अपने पापा से नहीं बनती थी। वह फ़ोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को अपने पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो अमेरिका में रहता था, वह अपनी माँ उषा श्री को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद फ़ोन मिलाता है, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा माँ कहीं बाहर गई होगी, तो वह फ़ोन नहीं करता है। फिर वह अगले दिन माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है, बंद आता है। लेकिन वह लगातार कुछ दिन ऐसे ही फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब ऐसा करते करते 19-20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी थी कि आखिर माँ ने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। तो बेटा मनोज तुरंत फ़ोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फ़ोन लगाता है। और मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ यहाँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है। उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो मनोज परिदा घबराया हुआ सा भुवनेश्वर में रह रहे अपनी मामा को फ़ोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था
और दोस्तों इस कहानी में इस सनकी ने जो किया उसने वहाँ के लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब 23 जून 2013 के शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। एक बार फिर वह घंटी बजाते हैं तो सोमनाथ परीदा आता है, लेकिन दोस्तों सोमनाथ घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है। वह खिड़की से इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास गई है। यह सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है कि यह झूठ बोल रहा है। तो मामा सोमनाथ से दरवाज़ा खोलने को कहता है। और दोस्तों ये बहुत अजीब बात थी कि सोमनाथ परीदा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब डॉक्टर सोमनाथ परीदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर अभी भी उषा के भाई बहन खड़े थे। तो उषा का भाई तुरंत मनोज को फ़ोन लगाता है और सारी बात बताता है। तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। तो मनोज मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस उस घर के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर साहब दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और पुलिस उस घर में चली जाती है, जो अंदर से बड़ा ही अजीब लग रहा था। अब पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से, और उसे गए हुए आज लगभग 20 दिन हो गए। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेनी शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी दोस्तों पुलिस के कुछ जवान जब सोमनाथ परीदा के बेडरूम में खड़े थे, तो उन्हें बेडरूम के कोने में 2 बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई पड़ते हैं, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। इन ट्रंक पर ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है, और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन ट्रंकों में 11-11 टिफिन रखे हुए थे, यानी कि इन दोनों ट्रंकों में लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब और घर की हालत देखकर, उनका रहन सहन देखकर पुलिस समझ जाती है कि ऐसा काम करने वाले नहीं हैं। फिर दोस्तों जब एक पुलिस वाले ने पहला टिफिन खोला तो उस पुलिस वाले से लेकर वहाँ खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन को खोला जाता है। तो लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई सिहर जाए। दरअसल उन 9 इंच के 22 टिफिन में हर खाने में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें स्मेल न आए। और ये इंसानी मांस के टुकड़े थे सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के, लेकिन इन टुकड़ों में उसकी पत्नी का सिर गायब था। और इसके बाद घर की तलाशी में एक टेबल पर रखे बॉक्स में उषा श्री का सिर रखा हुआ था, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। और दोस्तों सबसे अजीब बात ये थी कि सोमनाथ ने बताया कि वह उस सिर से रोज रात को बात किया करता था। और दोस्तों आप इस मंजर के बारे में सोचकर देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अब पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए, और आखिर क्यों इन टुकड़ों को टिफिन में डाला। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब सोमनाथ से पूछती है। तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी बताई वो और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वह अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वह मर रही है और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए, और ऐसा कहते हुए वह खुदकुशी कर लेती है। तो पुलिस आगे सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो सोमनाथ कहता है कि वह अगर पुलिस को या लोगों को बता देता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस आगे पूछती है कि लाश के टुकड़े क्यों किए और आखिर टिफिन में इन टुकड़ों को क्यों डाला।
तो सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरी पत्नी मरने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी घर की मेट और धोबी की छुट्टी की और उसके बाद उसी रात को जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई उस रात अपनी पत्नी के कुल्हाड़ी व ऑपरेशन करने वाली ब्लेड से 100 टुकड़े कर दिए और इसके बाद रोज़ इस लाश के धीरे धीरे और टुकड़े करता गया और वह हर रोज़ 2-3 टिफ़िन अलग अलग दुकानों से लाता ताकि शक ना हो सके और इन टुकड़ों पर कुछ रसायन छिड़क देता ताकि स्मेल ना आए। और दोस्तों इसके बाद सोमनाथ परीदा रात के वक्त लाश के और टुकड़े करके टिफ़िन में पैक करता गया क्योंकि सोमनाथ परीदा कहता है कि वह इन टुकड़ों को शिरडी साईं लेके जाएगा और वह अपनी पत्नी की वहाँ पर समाधि बनाएगा। और दोस्तों एक और अजीब बात यह थी कि वह इन्हीं 20 दिन में सुबह अपने क्लिनिक चला जाता था और काम भी किया करता था और इसके बीच में ही उसने अपने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। और इसके बाद सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है, लेकिन सोमनाथ परीदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद उन मांस के टुकड़ों और उस सिर की जांच की गई तो पता चलता है कि उषा श्री के सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था और यह कोई खुदकुशी नहीं थी और जो कहानी सोमनाथ ने बताई थी वह भी सच नहीं थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी जिस कारण रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और एक दिन सोमनाथ ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें टिफ़िन में पैक कर दिया और मौका मिलते ही वह उन टिफ़िन को फेंकने वाला था। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो आखिर वो पकड़ा जाता है। आज भी यह अनोखी वारदात क्लियर नहीं हो पाई और आज भी इस कहानी के प्रति लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आज भुवनेश्वर के एक जेल में सोमनाथ परीदा बंद है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस वारदात के बारे में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक और ऐसी ही अनोखी वारदात के साथ, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।